जी बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक। इसका नाम है मार्केट फेलियर। इसका नाम है मार्केट फेलियर। अच्छा, अब मार्केट फेलियर को जरा देखिएगा। मार्केट फेलियर में हमारे पास होता क्या है? देखिए, सबसे पहले मार्केट फेलियर की डेफिनेशन को समझें कि मार्केट फेलियर हमारे पास तब हो रहा होता है। मार्केट फेलियर हमारे पास तब हो रहा होता है जब सोसाइटी के हिसाब से काम नहीं हो रहा। ठीक है। जब बेटा सोसाइटी के हिसाब से काम नहीं होगा हमारे पास, मुल्क में, दुनिया में मार्केट फेलियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा बात सुनिएगा। देखें, इसकी डेफिनेशन आपको याद करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, इसको जरा हम लोग एक मरतबा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? कि मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट्स फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बेटा हमारे पास तीन चीजें लिखी हुई हैं। पहली बात फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट, दूसरी बात एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तीसरी बात सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू। अब जरा इनका मतलब समझें एक एक करके। देखो बेटा, फ्रीली फंक्शनिंग का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब आपके पास मार्केट में खुली डिमांड और खुली सप्लाई चल रही है, कभी भी बढ़ रही है कभी भी कम हो रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रीली फंक्शनिंग। यानी कि हमने यहाँ पर फिलहाल गवर्नमेंट को नहीं एंटर किया हुआ। जितना भी काम है वो सब आपका सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे हो रहा है। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट। दूसरी बात यहां पे लिखी हुई है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है जब भी मैं कोई भी चीज बनाता हूं तो मैं उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा होता हूं। मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाता हूं तब जाके वो चीज बनना शुरू होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैंने वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर चीज के लिए एलोकेट कर दिए। ठीक है। मैंने ये लैपटॉप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए एलोकेट कर दिया है। मैंने ये आईपैड अपनी क्लासेस के लिए एलोकेट कर दिया है। तो जब हम लोग किसी भी चीज को एक चीज के लिए स्पेसिफिकली रख देते हैं कि भाई ये चीज इसी काम की है, इसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन मार्केट, फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेस। अब या तो वो किसी चीज को बहुत कम बनाएंगे या तो किसी चीज को बहुत ज्यादा बनाएंगे। अब ये कैसे होगा ये हम लोग अभी देखेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। बेटे, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कौन बंदा होता है? थर्ड पार्टी वो बंदा होता है जो मेरी वजह से इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा होता है। अब लेट से फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ऑनलाइन क्लास ना होती और हम लोग ये क्लास में बैठे हुए होते आमने सामने और मैं आपको पढ़ा रहा होता, और अगर मैं उस पॉइंट पे एक सिगरेट जला के बैठ जाता, तो बेटा मुझे एक बात ये बताएं, क्या आप लोगों ने मेरी सिगरेट के लिए पे किया? आप लोगों ने मेरी सिगरेट के लिए पे नहीं किया। बट आप लोग मेरी वजह से अफेक्ट हो रहे होंगे क्योंकि वो पैसिव स्मोकिंग हो रही होगी, माहौल खराब हो रहा होगा, एनवायरनमेंट खराब हो रहा होगा। यानी कि देखिए, काम तो मैं कर रहा हूं, बट मेरी वजह से जब आप लोग अफेक्ट हो रहे होंगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नैलिटी या फिर थर्ड पार्टी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नैलिटी या फिर थर्ड पार्टी। कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, तो हम लोग बेटा किस तरीके से डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं? व्हेन फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है बेटा, आप जब अपनी रिसोर्सेस को किसी एक चीज के लिए लगा देते हो। भाई आप लोग अभी, आपने अपना टाइम क्या कर रहे हो? आप लोग इस टाइम, आप लोग इस टाइम पे पढ़ रहे हो ना। आप लोगों ने अपना ये टाइम क्लासेस के लिए एलोकेट कर दिया है। आप लोगों ने अपना ये टाइम बेटा क्लास के लिए एलोकेट कर दिया, इसे कहते हैं एलोकेट करना। तो मैं किसी भी चीज को जब ज्यादा बनाता हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ओवर एलोकेशन, क्योंकि मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगाऊंगा। मैं किसी भी चीज को कम बना रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अंडर एलोकेशन, यानी कि मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कम लगा रहा हूं। समझा बात को? तो इससे हमारे पास बेटे मार्केट फेलियर होती है। अब वो कैसे होगी वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा। बेटा आपके पास तीन तरह के बेनिफिट और तीन तरह की कॉस्ट होती है। पहले आपके पास आ रहा है प्राइवेट बेनिफिट। अब मेरी बात सुनिएगा।
देखें बेटा, प्राइवेट बेनिफिट कंज्यूमर का अलग होता है, प्रोड्यूसर का अलग होता है। मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरा प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा? मैं कोई भी चीज जब कंज्यूम करता हूं तो वो कंज्यूम करने की वजह से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, बेटा वो सेटिस्फैक्शन मेरी, बीइंग अ कंज्यूमर, मेरी वो प्राइवेट बेनिफिट है। तो कंज्यूमर की प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है? जो भी चीज वो कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो मेरे कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट है। एक प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा? प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट ये होता है बेटा कि जब वो सामान बेचता है तो उसको क्या मिलता है? रेवेन्यू, पैसे। तो वो पैसे मेरे प्रोड्यूसर के क्या है? प्राइवेट बेनिफिट है। इसी तरह अगर मैं प्राइवेट खर्चे की बात करूं, प्राइवेट कॉस्ट की बात करूं, तो एक कंज्यूमर की प्राइवेट कॉस्ट क्या होगी? जो भी वो प्राइस पे कर रहा है गुड के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक प्रोड्यूसर की प्राइवेट कॉस्ट क्या होगी बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उसको खर्चा पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग अपनी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा आप लोगों का प्राइवेट, आप लोग कंज्यूमर हैं, मैं प्रोड्यूसर हूं, सही है ना। आप लोगों का प्राइवेट बेनिफिट क्या है? सेटिस्फैक्शन, जो आपको क्लास से मिल रही है, समझ आ रहा है तभी बैठे हुए हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन आपको मिल गई। कंज्यूमर का ये प्राइवेट बेनिफिट आ गया, सही है। आप लोग जब मुझसे पढ़ते हैं तो आप लोग नोवा के एडमिन को फीस पे करते हैं, रेवेन्यू, ये मेरा प्राइवेट बेनिफिट आ गया, ठीक है। आपकी प्राइवेट कॉस्ट क्या है? जो आप लोगों ने फीस पे की है नोवा के एडमिन को, बेटा ये आपकी प्राइवेट कॉस्ट आ गई। मेरी प्राइवेट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये स्टूडियो की कॉस्ट, एसी की कॉस्ट, लाइट की कॉस्ट, आईपैड की कॉस्ट, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा? प्राइवेट कॉस्ट आ जाएगी। यहां तक मसला क्लियर है बेटा? सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है बेटा? वेरी गुड। अच्छा बेटा, मीटिंग होस्ट एंड को होस्ट है, आप लोग जो है वो उस पे टाइप करेंगे और मेरे नाम पे टैप करेंगे तो फिर आपके पास खुल जाएगा चैट बॉक्स, ठीक है। अब आए जरा एक्सटर्नैलिटी पे ना। व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी? बेटा एक्सटर्नैलिटी होती है थर्ड पार्टी इफेक्ट। या तो ये थर्ड पार्टी फायदा है, या तो ये थर्ड पार्टी नुकसान है, या तो ये थर्ड पार्टी बेनिफिट है, या तो ये थर्ड पार्टी कॉस्ट। ये होती है एक्सटर्नैलिटी। अब बेटा मेरी बात सुनना, एक्सटर्नैलिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो दो तरीके से हो सकती है, फायदा या नुकसान। अगर तो फायदा हो रहा है उसे हम लोग दो नामों से बुलाते हैं। या तो वो होगा एक्सटर्नल बेनिफिट, अगर फायदा हो रहा है, क्या नाम है? एक्सटर्नल बेनिफिट। या दूसरा नाम इसका होता है बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्या नाम है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो एक नाम आपका आ गया एक्सटर्नल बेनिफिट, दूसरा नाम है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। इसी तरीके से अगर मेरी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, अगर मेरी वजह से बेटा आपको नुकसान हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कॉस्ट। या फिर उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है जी। अब बात सुनिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे आती है। मेरी वजह से आप लोग को जो इफेक्ट आता है वो एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक ऑनलाइन क्लास में ना होते, हम लोग आमने सामने बैठे हुए होते, ठीक है ना, और मैं अपने बैग से सिगरेट निकाल के सिगरेट पीना शुरू कर देता, तो बेटा आप लोगों ने तो पे नहीं किया मेरे सिगरेट के लिए, आप लोगों ने तो पे नहीं किया, बट मेरी वजह से रूम का एनवायरनमेंट खराब हो गया, मेरी वजह से रूम में पैसिव स्मोकिंग हो गई। या फिर अगर आपके घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपने भले ना पे किया हो कंस्ट्रक्शन के लिए, बट कंस्ट्रक्शन की वजह से बेटा आपके इलाके में क्या हो रहा है? पोल्यूशन। तो आप लोग नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं विदाउट पेइंग फॉर इट। तो जब एक बंदा, एक थर्ड पार्टी मेरी वजह से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, उसने भले मेरे गुड के लिए पे किया या नहीं किया, तो बेटा जब वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन लेट से हम लोग वापस एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मैंने अपने बैग से परफ्यूम निकाला और मैंने परफ्यूम लगा लिया। अब बेटा अगेन वही बात है कि आप लोगों ने तो मेरे परफ्यूम के लिए पे नहीं किया, बट जब मैं परफ्यूम लगाऊंगा बेटा तो फिर रूम का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है, रूम का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, रूम में खुशबू फैलेगी, रूम का जो एक माहौलियात है वो अच्छी हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ना आपके रूम में। जब एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो उससे बेटा सबको फायदा हो रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। इसी तरह आप लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, आप लोग तो अपने लिए पढ़ रहे हो ना, आप लोग इस नियत से तो नहीं पढ़ रहे कि मैं आगे जाके लोगों को नौकरियां दूंगा, मुल्क का भला करूंगा या अब्दुल सत्तार ऐदी बन जाऊंगा।
ये तो आपका माइंडसेट नहीं है। अभी तो आपका माइंडसेट ये है कि भाई हमने पढ़ना है। लेकिन जब आप पढ़ लिख जाएंगे, एक सक्सेसफुल इंसान इंशाल्लाह आगे जाके बन जाएंगे, आप लोगों को जॉब्स देंगे, लोगों का भला करेंगे। अब बेटा जिस बंदे को आप जॉब दे रहे हो वो तो आपकी पढ़ाई के लिए पे नहीं कर रहा ना, बट आपकी वजह से वो पॉजिटिवली अफेक्ट होगा। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट ये भी क्या है, आपका एक्सटर्नल बेनिफिट। यहां तक कोई मसले वाली बात? वेरी गुड। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को हर चीज तोड़ तोड़ के पढ़ाई है। मैंने हर चीज तोड़ तोड़ के पढ़ाई है। अब यहां पर कुछ डेफिनेशंस है, अब वो डेफिनेशंस का मैं मतलब बता रहा हूं। बेटा एक डेफिनेशन है, उसका नाम है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। और प्राइवेट कॉस्ट कौन कौन सी? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों की। तो सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं एक टर्म लिख दूं, सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट का मतलब क्या है बेटा? टोटल बेनिफिट। ठीक है। तो सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है। कंज्यूमर का अलग, प्रोड्यूसर का अलग। तो आप जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट की बेटा डेफिनेशन बन जाएगी। और ये सारी डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट में आपके पास फर्दर दो तरह के खर्चे आते हैं, एक प्रोड्यूसर का और एक कंज्यूमर का। कंज्यूमर का प्राइवेट खर्चा क्या है? जो भी वो प्राइस पे कर रहा है। प्रोड्यूसर का प्राइवेट खर्चा क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट कौन कौन सी बेटे? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, थर्ड पार्टी नुकसान, यानी कि आपकी वजह से पोल्यूशन हुआ, आपकी वजह से पैसिव स्मोकिंग हुई, तो वो क्या है बेटा? सोशल कॉस्ट। इसी तरीके से बेटा अगर सोशल बेनिफिट की बात करें, प्राइवेट बेनिफिट कंज्यूमर का अलग, प्रोड्यूसर का अलग। कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट क्या है? सेटिस्फैक्शन। ठीक है। प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट क्या है? रेवेन्यू। एंड एक्सटर्नल बेनिफिट, यानी कि मेरी वजह से आपको क्या फायदा हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, खुशबू आ रही है। ये चीजें बेटा आपके पास सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट कहलाई जाती है। ठीक है। तो ये वही डेफिनेशंस को मैंने क्या कर दिया? सम अप कर दिया। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि मार्केट फेलियर होती क्यों है। देखें बेटा, मार्केट फेलियर एक रीजन की वजह से होती है। और यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फसाद की जड़ जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होती है। उस फसाद की जड़ का नाम है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या नाम है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये नाम है इसका, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज। ये वो फसाद की जड़ है जिसकी वजह से आपके मुल्क में हमेशा मसला रहेगा। सही है। उर्दू में अगर कहूं तो जहालत। लोगों को सही तरीके से आइडिया नहीं होता, लोगों के पास सही तरीके से नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट फेलियर हो रही है। जहालत, उर्दू में जहालत, अंग्रेजी में लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास महानूर और दानियाल, सही है। लेट से दानियाल एक कार मैकेनिक है, ठीक है ना, गाड़ियां सेकेंड हैंड बेचता भी है, रिपेयर भी करता है, तो दानियाल एक कार मैकेनिक है। और महानूर जो है वो एक बायर है। महानूर एक बायर है, वो गाड़ी खरीदने आई है। अब देखो बेटा, बड़ी लॉजिकल सी बात है। दानियाल क्योंकि मैकेनिक है, दानियाल गाड़ी बेचता भी है, सेकेंड हैंड कार, न्यू कार। तो बेटा अगर दानियाल के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है तो दानियाल को पता है ना कि उस गाड़ी में क्या फॉल्ट है। दानियाल को पता है उस गाड़ी में क्या मसले हैं। दानियाल को पता है कि यार ये गाड़ी कहाँ कहाँ से ठुकी हुई है। यानी कि दानियाल के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। दानियाल के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अब महानूर दानियाल के पास गई कि सर मुझे ये गाड़ी परचेज करनी है, तो जरा काइंडली मुझे इसके बारे में बताएं। तो बेटा अब देखो, जब दानियाल के पास नॉलेज ज्यादा है तो दानियाल इजीली महानूर को बेवकूफ बना सकता है। क्यों? क्योंकि महानूर के पास नॉलेज क्या है? कम है। दानियाल की नॉलेज ज्यादा है, महानूर की नॉलेज कम है। अब महानूर को तो नहीं पता ना इस गाड़ी में क्या फॉल्ट है या इस गाड़ी में क्या क्या मसले हैं। अब देखो, दानियाल की नॉलेज ऊपर है, महानूर की नॉलेज नीचे है।
दानियाल ने महानूर को आराम से पागल बना दिया कि जी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, कोई गाड़ी में काम नहीं है, इंटीरियर वगैरह सब अपना ओरिजिनल सील पैक इंजन, ये और वो। यानी कि एक पार्टी के पास ज्यादा नॉलेज है, दूसरी पार्टी के पास कम नॉलेज है। तो ज्यादा नॉलेज वाली पार्टी कम नॉलेज वाली पार्टी को पागल बना सकती है, बेवकूफ बना सकती है। तो इस डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है बेटा? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इस डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के, एक के पास नॉलेज ज्यादा है, एक के पास नॉलेज कम है, इस डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को बेटा क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और इस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से बेटा, या इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से, हमारे पास दुनिया में क्या होता है? मार्केट फेलियर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जरा टाइप्स ऑफ गुड्स में, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे मार्केट फेलियर में। आपके सिलेबस में 5 तरह के गुड्स आते हैं: पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मैरिड गुड, डीमैरिड गुड एंड मोनोपोली। आज का हमारा फोकस होगा पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड एंड मोनोपोली। मैरिड डीमैरिड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी अपनी पॉलिसीज भी हैं, तो वो काफी लेंदी हमारे पास टॉपिक आ जाता है। फिलहाल बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ गुड में पब्लिक गुड की। बेटा व्हाट इज पब्लिक गुड? पब्लिक गुड वो गुड होता है जो कि प्योर एंड प्योर गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। पब्लिक गुड बेटा वो गुड होता है जो कि प्योर एंड प्योर कौन दे रही है आपको? गवर्नमेंट दे रही है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं इसकी, एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, सही है, एग्जाम्पल पुलिस, एग्जाम्पल आर्मी, नेवी, ये सब के सब कौन है बेटा? ये सब के सब आपके हैं पब्लिक गुड, ठीक है ना। अब बेटा बात सुनो, पब्लिक गुड में, पब्लिक गुड में लेट से अगर आप एक पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है ना, आप एक पुलिस स्टेशन जाते हैं, नहीं नहीं इन्फीरियर गुड नहीं होता है बेटा, इन्फीरियर गुड कुछ और है, वो लो क्वालिटी होता है। ऐसे आपने सस्ता बन कबाब खा लिया तो वो इन्फीरियर गुड है, सस्ते कपड़े पहने वो इन्फीरियर गुड है, पब्लिक गुड कुछ और होता है। अच्छा लेट से बेटा आप पुलिस स्टेशन गए, आपका खुदा ना खास्ता कोई मसला चल रहा है, आपने कहा जी मुझे एफआईआर कटवानी है, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने एफआईआर कटवाई। तो बेटा एफआईआर कटवाने के बाद क्या पुलिस वाला आपसे ये कहेगा कि भाई मोबाइल चोरी के 500 रुपये वहां जमा करा दे, बाइक चोरी के 1000 रुपए होते हैं वहां जमा करा दे, गाड़ी चोरी के 5000 रुपए वहां पे जमा करा दे? यानी कि पब्लिक गुड इज नेवर चार्ज अप फ्रंट। आपके घर के बाहर अगर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो गवर्नमेंट का बंदा आपके पास आके स्ट्रीट लाइट का बिल नहीं मांगेगा कि जी आपके घर के पास स्ट्रीट लाइट लगी है जरा 50 रुपए दे दो। ऐसा नहीं होता। तो पब्लिक गुड इज नेवर चार्ज अप फ्रंट। पब्लिक गुड फिर चार्ज कैसे हो रहा होता है? थ्रू टैक्सेस। पब्लिक गुड कैसे चार्ज हो रहा होता है बेटा? थ्रू टैक्सेस। यानी कि मैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा होता हूं, पब्लिक गुड उसके थ्रू आ रहा होता है। अब बेटा मेरी बात सुनो, कोई बंदा आर्मी में है, ठीक है ना, अब आर्मी वालों को भी तनख्वाहें चाहिए, पुलिस वालों को भी तो तनख्वाहें चाहिए। वो तनख्वाहें कहाँ से जाती हैं? गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी देगा, वो तो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से देता है ना भाई। तो पब्लिक गुड इज ऑलवेज चार्ज थ्रू टैक्सेस, अब वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, आर्मी, पुलिस वगैरह, ये वो। अब बेटा असल गेम जो है ना वो पब्लिक गुड का नेचर समझना है। तो पब्लिक गुड के नेचर में 3 चीजें आती हैं: नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिजेक्टेबल। ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी बताता हूं अभी। बेटा पहले एक चीज समझे, इसका नाम है नॉन राइवलरस। अब बेटा मेरी बात सुनो, पहले तो राइवल का मतलब समझो। अच्छा ये वो वाला राइवल नहीं है कि आपका दुश्मन है, ये वो राइवल नहीं है। इस तरह समझें कि बेटा अगर मैं इस चेयर पे बैठा हुआ हूं, तो क्या कोई और इस चेयर पे बैठ सकता है फॉर द टाइम बीइंग? जब तक मैं इस चेयर पे बैठा हुआ हूं तब तक कोई भी इस चेयर पे नहीं बैठ सकता मेरे अलावा। इसका मतलब क्या है? कि मैंने दूसरों के लिए कंजम्पशन को गिरा दिया है, मैंने दूसरों के लिए अवेलेबिलिटी को गिरा दिया है। इसे कहते हैं राइवलरस बिहेवियर। नॉन राइवलरस का मतलब ये होता है कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम नहीं पड़ेगी। नॉन राइवलरस का मतलब होता है कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, यहाँ अपना मरी वरी की साइड पे या और नॉर्थ की साइड पे जाते हैं, वहां पर एक नहर जा रही है, आपने उस नहर से पानी पिया, तो बेटा क्या आप दूसरों के लिए खत्म कर देंगे पानी? आप ऊंट तो है नहीं कि आप 500 लीटर पानी पी जाएंगे। तो बेटा आपकी वजह से दूसरों के लिए चीज कम
नहीं पड़ रही, इसे कहते हैं नॉन राइवलरस बिहेवियर। अब एक और मिसाल, भाई मैं पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट लिखवाने कि जी मेरे साथ ये मसला चल रहा है सर, मेरा मसला हल कर दें और ये वो। तो बेटा क्या पुलिस वाले जितने भी ऑफिसर हैं वो सारा काम धंधा छोड़ के ये बोलेंगे कि पहले हादी का काम निपटाओ उसके बाद काम करेंगे? भाई दूसरों को भी वो उसी तरह सर्विस दे रहे हैं, दूसरों की भी उसी तरह बात सुन रहे हैं, यानी कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम नहीं पड़ेगी। अगर मैं एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होता हूं तो क्या मैं स्ट्रीट लाइट की रोशनी खा रहा हूं क्या बैठ के? चम्मच कांटा लेके क्या हूं मैं स्ट्रीट लाइट की रोशनी खा रहा हूं बैठ के? क्या मेरी वजह से दूसरों के लिए कम पड़ रही है स्ट्रीट लाइट? बेटा स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बंदा खड़ा होए या 1000 बंदे खड़े हो जाए, वो रोशनी तो उतनी ही देगा ना जितनी उसमें ताकत है, जितनी बल्ब में पावर है। तो मेरी वजह से आप लोगों के लिए कोई चीज कम नहीं पड़ेगी, इसे कहते हैं नॉन ड्राइवरलेस बिहेवियर। बेटा कोई मसला इस पॉइंट में? कोई मसला इस पॉइंट में? शाबाश, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, दूसरे पॉइंट पे आए, नॉन एक्सक्लूडेबल। बेटा अब देखो, आप लोग बच्चे हो, सही है, आप लोग सारे बच्चे हो, तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, आप लोग टैक्स पेयर तो होगे नहीं, ठीक है ना? मैं टैक्स पेयर हूं क्योंकि मैं एडल्ट हूं, मैं अपना काम करता हूं, सही है, पैसे कमाता हूं तो मैं टैक्स पे करता हूं। अब देखो, आप लोग नॉन टैक्स पेयर हैं, मैं टैक्स पेयर हूं, तो क्या मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि मैं टैक्स पेयर हूं, हादी इज अ टैक्स पेयर? क्या मेरे सर पे लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं लिखा हुआ। बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरूंगा तो वो स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग गुजरेंगे तो बंद हो जाएगी, क्या ऐसा है? नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाके हेल्प मांगते हैं तो वो पहले आपसे ये पूछेगा कि भाई तुमने टैक्स पे किया कि नहीं पे किया, जरा पहले टैक्स चालान दिखाओ। ऐसा नहीं होता। यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये है कि मैं टैक्स पेयर को नॉन टैक्स पेयर से अलग नहीं कर सकता। मैं शक्ल देख के नहीं बता सकता कि भाई ये टैक्स पेयर है ये नॉन टैक्स पेयर है, ठीक है? तो बेटा प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि टैक्स पेयर यानी कि मैं, और नॉन टैक्स पेयर यानी कि आप लोग, बेटा हम दोनों सेम बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर दोनों के दोनों सेम बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। आप भी स्ट्रीट लाइट यूज कर रहे हो, मैं भी स्ट्रीट लाइट यूज कर रहा हूं। आप भी पुलिस सर्विस यूज कर रहे हैं, मैं भी पुलिस सर्विस यूज कर रहा हूं। बट द डिफरेंस इज कि आई एम पेइंग फॉर इट, आई एम पेइंग फॉर इट थ्रू टैक्सेस, सही है ना? मैं उसके लिए पे करता हूं, आप लोग उसके लिए पे नहीं कर रहे। तो बेटा जब आप लोग यानी कि नॉन टैक्स पेयर सेम बेनिफिट उठा रहा है जो कि एक टैक्स पेयर उठाता है, उसे हम लोग कहते हैं मुफ्तखोरी। क्या बोलते हैं उसको? मुफ्तखोरी। यानी कि आप सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं? मुफ्तखोरी। और इस मुफ्तखोरी को, इस मुफ्ते को इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। इस मुफ्तखोरी को इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है बेटा? फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब यह है कि बहुत से लोग आपके मुल्क में ऐसे होते हैं जो फ्री में बेनिफिट एंजॉय करके चले जाते हैं विदाउट पेइंग फॉर इट। अब अगर एक सवाल आता है कि यार क्या एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेगा? एक सवाल आता है कि यार क्या एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेगा? बेटा आप खुद सोचो, आप लोग खुद सोचो, बीइंग अ प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर आप दुकान लगाते हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। यानी कि आप तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना। क्या आप कभी भी चाहेंगे कि कोई भी बंदा आके आपका सामान फ्री में लेके चला जाए? जल्दी से बताओ मुझे चैट में। क्या आप चाहेंगे कि कोई भी कंज्यूमर आके आपका सामान फ्री में लेके चला जाए? जल्दी से बता दें। नो, कोई भी नहीं चाहेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी क्लास में कोई बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा हुआ हो अनटिल अनलेस कि मैं अलाउ करूं उसको, क्योंकि हम प्राइवेट प्रोड्यूसर है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्रॉफिट कमाना। तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, अ प्राइवेट सेक्टर फर्म या फिर एक प्राइवेट प्रोड्यूसर विल नेवर गेट इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड। Due to the existence of free rider problem, a private producer will never produce public good. बात समझ गए बेटा? दो बातें, दो पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम?
वेरी गुड। लास्ट पॉइंट, नॉन रिजेक्टेबल। नॉन रिजेक्टेबल का मतलब ये होता है कि बेटा आप गवर्नमेंट की दी हुई सर्विसेज को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट आपके घर के नीचे स्ट्रीट लाइट लगा रहा है, भले आपको ज़रूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकते कि यार मुझे ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीट लाइट मत लगाना, ठीक है। या फिर अगर गवर्नमेंट आपके टैक्स के पैसों से कोई ब्रिज बना रहा है और आप वो रास्ता इस्तेमाल नहीं करते, तो आप गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकते कि भाई तुम मेरे टैक्स के पैसों से ब्रिज ना बनाओ क्योंकि ये मुझे ज़रूरत नहीं है। समझे बात को? तो बेटा आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको याद रखना पड़ेगा टू एक्सप्लेन पब्लिक को, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट की दी हुई सर्विस को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, ये दो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं प्राइवेट गुड पे, प्राइवेट गुड पब्लिक का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। प्राइवेट गुड एक प्राइवेट इदारा बना रहा है, मैं आप लोग हम सब लोग प्रॉफिट, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, प्राइवेट इदारे ये काम कर रहे हैं। अब देखो बेटा, देखो सिगरेट भी एक प्राइवेट प्रोड्यूसर बना रहा है और मेडिसिन भी एक प्राइवेट प्रोड्यूसर बना रहा है, ठीक है ना। सिगरेट भी प्राइवेट प्रोड्यूसर बना रहा है, मेडिसिन भी प्राइवेट प्रोड्यूसर बना रहा है। तो बेटा सिगरेट वाले को सिगरेट में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा तभी सिगरेट बना रहा है, मेडिसिन वाले को मेडिसिन में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा इसीलिए मेडिसिन बना रहा है। यानी कि हम लोग वो चीज बेचते हैं जिसमें हमें मुनाफा, जिसमें हमें प्रॉफिट हो। बेटा जो बंदा शराब बेचता है वो भी तो प्राइवेट इदारा ही है ना, गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगी ना कि आओ जी शराब पियो, गवर्नमेंट तो नहीं बोलेगी, प्राइवेट इदारा ही बनाएगा ना। ये हम लोग वो काम कर रहे हैं जिससे हमारा क्या बढ़ जाए, प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूं कि यार लोग ज्यादा शराब पीते हैं तो मैं ज्यादा शराब बनाऊंगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, के मैंने ज्यादा रिसोर्सेज अल्कोहल के लिए लगा दिए हैं, ठीक है ना। अगर मैं देख रहा हूं कि एजुकेशन लोग कम ले रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग कम आ रहे हैं, इतनी डिमांड एज सच है नहीं, तो मैं हॉस्पिटल स्कूल कम बनाऊंगा। यानी कि यहाँ पे क्या चल गया बेटा, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिमांड बेटा, मैं उस हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा होता हूं, या तो किसी भी चीज को ज्यादा बनाऊंगा या तो किसी भी चीज को कम बनाऊंगा, ठीक है। अब प्राइवेट गुड पब्लिक का बिल्कुल ऑपोजिट, प्राइवेट गुड जो है वो पब्लिक का बिल्कुल ही ऑपोजिट। ये होता है राइवलरस, एक्सक्लूडेबल एंड रिजेक्टेबल। बेटा आप जरा गेम समझना। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं नाहीद गया, नाहीद सुपर स्टोर जो हमारा है, मैं नाहीद गया, वहां पर लेट से 100 परफ्यूम पड़े हुए थे, 100 परफ्यूम पड़े हुए थे, मैंने 10 खरीद लिए, मैंने 10 खरीद लिए। बेटा पीछे कितने रह गए, 90। पीछे कितने रह गए हमारे पास, 90। कहने का मकसद क्या है कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम पड़ गई, मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम पड़ गई। बेटा कौन सा बिहेवियर आ गया, ड्राइवरलेस बिहेवियर आ गया। जब मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम पड़ेगी तो बेटा कौन सा बिहेवियर आ गया, ड्राइवरलेस बिहेवियर। अच्छा आगे सुनो, मैं जा रहा था और अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में लेट से मुझे आयशा मिल गई। आयशा ने कहा कि सर इनमें से एक परफ्यूम मेरा है। बेटा मुझे एक बात ये बताओ, जब मैंने नाहीद से परफ्यूम खरीदा होगा तो मुझे एक रिसीट मिली होगी कि जी हादी ने इन परफ्यूम्स के लिए पैसे पे किए, मुझे एक बिल मिला होगा कि हादी ने इन परफ्यूम्स के लिए पैसे पे किए। तो बेटा मैं पेयर को नॉन पेयर के साथ एक्सक्लूड कर सकता हूं, मैं पेयर को और नॉन पेयर को अलहदा कर सकता हूं, अलग कर सकता हूं। बेटा मेरे पास बिल है, मैं आयशा से कहूंगा कि अगर आपने, आपका है तो मुझे बिल दिखाएं, आयशा के पास बिल नहीं होगा। यानी कि प्राइवेट गुड में बेटा हमने मुफ्तखोरी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है, प्राइवेट गुड में एक्सक्लूडेबिलिटी की वजह से मुफ्तखोरी खत्म हो गई है। अच्छा भाई रिजेक्टेबल, 10 में से एक पसंद नहीं आया, फेंक दिया, किसी को गिफ्ट कर दिया, दे दिया मैंने किसी को, रिजेक्ट कर दिया। यानी कि आप यहां पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेटा कोई मसले वाली बात है, कोई मसले वाली बात है पब्लिक और प्राइवेट में? अच्छा अब देखिए एक और टर्म होती है, एक और टर्म होती है बेटा, एक्सक्लूडेबल का मतलब ये है कि आप, आपने 10 परफ्यूम खरीदे, मैं आपसे लड़ने आ गया कि दो मेरे हैं। आप दोगे मुझे, आप दोगे मुझे?
क्यों नहीं दोगे? आप इसलिए नहीं दोगे क्योंकि आपके पास एक बिल है, एक प्रॉपर रसीद है, आपके है ना, तो वो किस तरह प्रूफ है आपके पास? आपके पास एक रसीद है जिसमें लिखा होगा कि भाई ये नाहिद की पर्ची है, और नाहिद की पर्ची पे ये एक्स के परफ्यूम है, ये 10 हैं, 100 रुपए का एक परफ्यूम है, 1000 रुपया इस बंदे ने दिया हुआ है, ऐसा ही है ना? रसीद बनी होगी ना उसकी। तो बेटा आपके पास एक प्रूफ आ गया ना कि ये चीज आपकी है। अब अगर मैं आपसे आके लड़ूं, बोलूं कि दो मेरे हैं, तीन मेरे हैं, तो आप मुझे नहीं देंगे, यानी कि आपने खुद को मुझसे अलहदा कर लिया है, अलग कर लिया है। पेयर ने नॉन पेयर को साइड कर दिया कि भाई तुम साइड में हो जाओ, ये चीज तुम्हारी नहीं है। समझे? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेबल। आप समझे बात को? अच्छा, अब एक और गुड होता है, इसका नाम है कौसाई पब्लिक गुड। नाउ व्हाट इज कौसाई पब्लिक गुड? बेटा कौसाई पब्लिक गुड वो पब्लिक गुड होता है जिसमें आपके पास पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही होती है। कौसाई पब्लिक गुड वो गुड होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चलती हैं। अब पब्लिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस, नॉन रिजेक्टेबल। ठीक है, नॉन रिजेक्टेबल। प्राइवेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? एक्सक्लूडेबल, राइवलरस और रिजेक्टेबल। यही था। तो बेटा कौसाई पब्लिक गुड वो गुड है जिसमें कॉम्बिनेशन चल रहा है दोनों का। गवर्नमेंट भी आ रही है, प्राइवेट इदारा भी आ रहा है। अब यहां पे देखो जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, अब यहां पे देखें बेटा। बेटा लेट से ये कराची का मेन रोड है। अच्छा, जो लोग कराची से नहीं है, ये मेन शारा फैसल में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये मेन शारा फैसल आ गया, 3 लेन का रोड है। अच्छा अब देखो, ये बनाई किसने? गवर्नमेंट ने। बनाई किसने? गवर्नमेंट ने बनाई है। अच्छा, अब तक गवर्नमेंट ने बनाई है, तो पहला पॉइंट किसके फेवर में आ गया कि ये कौन सा गुड है? पब्लिक गुड। ठीक है ना? ये पब्लिक गुड है। अच्छा, इस रोड को कोई भी बंदा यूज कर सकता है, टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर, पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से बाहर का बंदा है, नॉन पाकिस्तानी, हर बंदा इसको यूज कर सकता है, जो बंदा आता है उसको यूज कर सकता है। यानी कि क्या गवर्नमेंट आपसे टैक्स चालान मांग रहा है रोड के कोने पे बैठ के कि मुझे ये बताओ कि आपने टैक्स पे किया कि नहीं किया? बेटा ऐसा नहीं हो रहा। यानी कि दूसरा बिहेवियर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? दूसरा बिहेवियर बेटा हमारे पास आ गया है नॉन एक्सक्लूडेबल। कौन सा बिहेवियर आ गया? नॉन एक्सक्लूडेबल। यानी कि टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर, हर बंदा इस रोड को इस्तेमाल कर रहा है। तो अब तक तो दो बातें हमने की हैं। पहली बात कि ये गवर्नमेंट ने बनाई है, दूसरी बात नॉन एक्सक्लूडेबल। तो बेटा अब तक हमें क्या लग रहा है कि ये गुड कौन सा है? पब्लिक गुड है। यहां तक कोई मसले वाली बात है बेटा? यहां तक कोई मसले वाली बात है? ठीक है, तो अब तक हमें ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिक गुड है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं कि मैं एट अ टाइम पैरेलल कितनी गाड़ियां चला सकता हूं, तो बेटा मैं एट अ टाइम 3 लेन में पैरेलल 3 गाड़ियां चला सकता हूं। ठीक है, एट अ टाइम 3 लेन में एक पोजीशन में मैं 3 गाड़ियां चला सकता हूं। बेटा मैं सलमान खान तो हूं नहीं कि मैं फुटपाथ पे चलानी शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? फुटपाथ पे तो हम नहीं जाएंगे, हमने तो रोड पे रहना है ना। तो बेटा एट अ टाइम आपके पास सिर्फ 3 गाड़ियां चल सकती हैं। इसका मतलब क्या है? कौन सा बिहेवियर आ गया आपके पास? राइवलरस। कौन सा बिहेवियर आ गया? राइवलरस। बेटा ट्रैफिक जैम क्यों होता है? ट्रैफिक जैम इसलिए होता है कि गाड़ियां बहुत सारी हैं लेकिन आपकी स्पेस लिमिटेड है। तो कौन सा बिहेवियर आ गया? राइवलरस बिहेवियर। इसी तरह भाई मैं कहता हूं कि मुझे शारे फैसल से घर नहीं जाना, मैं दूसरा रूट पकड़ लूंगा, मैं दूसरा रास्ता पकड़ लूंगा। मैंने शारे फैसल को रिजेक्ट कर दिया, मैंने शारे फैसल को रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा एक और कैरेक्टरिस्टिक किसकी आ गई आपके पास? प्राइवेट वाले की। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके पास पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक भी आ रही है, आपके पास प्राइवेट गुड की कैरेक्टरिस्टिक भी आ रही है। तो रोड जो है बेटा क्या गुड कहलाया जाएगा? कौसाई पब्लिक गुड। रोड कैसा कहलाया जाएगा? कौसाई पब्लिक गुड। कोई मसला? कोई परेशानी बेटा?
समझ गए? अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बेटा मैंने, मेरे घर से दो तीन रास्ते निकलते हैं, शाहर फैसल से भी पड़ता है और अंदर के इलाके से भी पड़ता है। मैंने कहा मैं शाहर फैसल से नहीं जाऊंगा, मैं अंदर के इलाके से घूम के जाऊंगा। तो बेटा मैंने शाहर फैसल को रिजेक्ट कर दिया ना। रिजेक्टेबल किधर आता है? रिजेक्टेबल कहाँ पे आता है ये देखो, कहाँ है रिजेक्टेबल? ठीक है, तो मैंने शाहर फैसल को रिजेक्ट कर दिया। और जब इतनी सारी गाड़ियां जमा हो रही हैं तो बेटा क्या हो रहा है? ट्रैफिक जैम हो रहा है। ट्रैफिक जैम क्यों होता है? क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी हैं, स्पेस बड़ी कम है। ठीक है, ड्राइवरलेस बिहेवियर। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं पब्लिक पार्क की। जो हमारे इलाकों में पार्क्स बने हुए होते हैं, पब्लिक पार्क की। अब देखो ये पब्लिक पार्क है, कहने को ये पब्लिक पार्क है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा गुड हो गया? पब्लिक गुड। ठीक है ना, पब्लिक गुड हो गया। नो एंट्री फी, नो एंट्री टिकट, तो कोई भी बंदा आ सकता है, टैक्स पेयर हो नॉन टैक्स पेयर हो। तो बेटा यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? नॉन एक्सक्लूडेबल वाला। सही है। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर 1000 बंदा जमा हो जाए तो पार्क तो भर जाएगा ना आपका। क्या एक्स्ट्रा बंदे पार्क में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। यानी कि एक बंदे की वजह से, मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम पड़ रही है। तो बेटा कौन सा बिहेवियर आ गया? ड्राइवरलेस। पब्लिक गुड का नेचर आ रहा है नॉन एक्सक्लूडेबल वाला। ड्राइवरलेस आ रहा है बेटा प्राइवेट का। तो ये भी कैसा बन जाएगा आपके पास? कौसा है पब्लिक। कोई मसले वाली बात? कोई मसला बेटा? ठीक है, तो कोसाई पब्लिक गुड वो गुड होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही होती हैं। अब यहाँ पे और एग्जांपल आपके पास क्या लिखी हुई है बेटा, ये देखो। रोड हो गया, पार्क हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, पब्लिक पब्लिक हॉस्पिटल हो गए। पब्लिक हॉस्पिटल भी अक्सर कोसाई पब्लिक में आ जाते हैं। क्योंकि बेटा देखो, हमारे पास जो आपके बेड हैं, आपके जो बेड हैं, एक बेड पे एक ही बंदा लेट सकता है ना, 10 बंदों को तो नहीं लिटा सकता। अब एक हॉस्पिटल में 100 बेड हैं, मरीज 150 हैं। तो बेटा ये भी तो एक मसला हमारे पास आ गया ना। पब्लिक स्कूल्स, वेरी गुड। समझे बात को? क्लियर है बेटा? चले जी, आज के लिए बेटा इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सही है, जा सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़। और होमवर्क अपना सबमिट करना शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज़।